नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। मैं बसंत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जो चीज समझने वाले हैं वो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, आज के इस पूरे लेक्चर में हम उस टॉपिक को बहुत डीपली कवर करेंगे और लगभग 20 मिनट के आसपास में उसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप हमारा जो चैनल है हिस्टोरिका, उसके द्वारा आगाज बैच एक चलाया जा रहा है जो कि सीयूईटी पीजी के लिए है। हिस्ट्री हो, एआईएचसी हो या पॉलिटी, तीनों कोर्सेस में वो चल रहा है। तो अगर आप हमारे जो कोर्स है उससे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कैसे ज्वाइन करेंगे। आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स जो है वो लगातार चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोर्स है उसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, जो भी क्लास रहेगी, फिर क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल है, साथ में बुक्स एंड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, लास्ट में डाउट सॉल्विंग क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस बाय जेएनयू और बीएचयू के टॉपर्स के द्वारा भी हम आपको ट्राई करेंगे कि ट्राई क्या मतलब बात कराएंगे और साथ में आपकी पर्सनल जो है मेंटरिंग की जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी मिलेगी डाउट्स के लिए और साथ में वैलिडिटी जो है वो आपका एग्जाम तक है। रेगुलर क्विज जो है वो 1 घंटे की आपको टेलीग्राम पे जरूर से जरूर चलेगी। ये रहा हमारा आगाज बैच। आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री उसके साथ साथ एमए आईएचसी और साथ में पॉलिटिकल साइंस का अभी कोर्स जो है वो चल रहा है। ये कुछ बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं कि पिछले साल जेएनयू में सिलेक्टेड थे, हमारे द्वारा पढ़ाए गए थे और इन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था। तो मुझे उम्मीद है इस बार जिन्होंने भी हमारे जो कोर्स है एनरोल किया है वो बहुत ही अच्छा करेंगे डेफिनेटली। तो जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए। अभी भी अब कोर्स की फी अगर बात करें तो कोर्स का फी जो है वो 1949 है, लेकिन अभी भी फिलहाल हम न्यू ईयर ऑफर को और ज्यादा एक्सटेंड किए हुए हैं और ये रिपब्लिक डे ऑफर के रूप में अभी भी आपको 1499 का ही पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 9142719681। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, आराम से आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, है ना। ये जो है आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी और इसका हुआ क्या। ठीक है, ये समझ में आई बात। तो यहां से हमें ये समझना होगा कि कब से शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास की जरूरत क्या पड़ी अंग्रेजों को। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आपको जब अंग्रेज वहां से चार्टर लेकर के, एक अधिकार पत्र लेकर के भारत में आते हैं, 1599 की बात है। एलिजाबेथ फर्स्ट थी वहां की महारानी और उन्होंने जो मर्चेंट्स थे, यहाँ के ट्रेडर्स थे जो भारत आना चाहते थे, पूर्व की तरफ आना चाहते थे, उनको उन्होंने एक चार्टर प्रदान किया, एक अधिकार प्रदान किया कि भाई साहब आप लोग जाइए और पूर्व में आराम से आप वहां पे ट्रेड कीजिए। आपको 15 साल के लिए दे दिया जाता है चार्टर। आप ही केवल वहां पे क्या करेंगे, जो व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही 1610 में ये होता है कि जेम्स प्रथम आते हैं, बनते हैं वहां के राजा और उसके बाद उन्होंने कर दिया ये जो मोनोपोली जो इनकी थी, जो चार्टर इनको प्राप्त था 15 साल का, उसको बढ़ा करके, ठीक है, उसको बढ़ा करके अनलिमिटेड टाइम तक कर दिया जाता है। बात आ रही है समझ में। हम क्या पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। और इतनी पुरानी बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक्स से समझ में आ जाए कि अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने चार्टर प्राप्त किया था, किस चीज का, व्यापार करने का। और यहां पर जब शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, भाई संविधान का विकास करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है 1764 में बक्सर के युद्ध के समय। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीतते हैं और जीतने के बाद इनकी जो रणनीति होती है, जो भारत के प्रति नजरिया होता है ब्रिटेन का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बदल जाता है। पहले जो इनका ट्रेड का जो नियत था वो बदल करके अब क्या हो जाता है, राज करने का। किस चीज का, भूभाग पे इन्होंने ध्यान दे दिया, व्यापार से हट गए और भूभाग पे ध्यान दे दिया इन्होंने। और इसी दौरान अब अंग्रेजी कंपनी को यह लगता है कि यहां पर अभी जैसे ये जो आएगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफ आपको बताऊं तो वो ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्राउन जो है, वो ब्रिटिश क्राउन ने ये किया कि उसके ऊपर रेगुलेट करने की कोशिश की। कारण क्या था, कारण सिंपली ये था कि इन्होंने यहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला दिया।
उसके बैकग्राउंड के विषय में बात करेंगे। ये आए थे यहाँ ट्रेड करने, लेकिन ये क्या करने लगे, यहाँ पर राज करने लगे, टैक्स कलेक्ट करने लगे। ठीक है, आइए चलिए आगे हम समझते हैं इस बात को। और वो बात जो है वो यही है, ब्रिटिश शासन के दौरान जो संवैधानिक विकास होता है उसके विषय में हम पहले समझेंगे कि क्यों होता है, आखिर संवैधानिक विकास की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम समझेंगे 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम जो होता है उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। पहले हम सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड को, आखिर बैकग्राउंड क्या था, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे यहां, देखिए ध्यान से, आपको 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त और 16 अगस्त, 12 अगस्त 16 अगस्त 1765, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1765 यहां पर आपको एक इलाहाबाद की संधि होती है, किसके किसके बीच में, अंग्रेजों यानी क्लाइव जो वहां का जो गवर्नर रहता है, क्लाइव के बीच में, और उसके साथ साथ शाह आलम सेकंड जो आलमगीर फर्स्ट के बेटे रहते हैं, मुगल बादशाह जो भारत पर शासन कर रहे होते हैं। और दूसरी जो ट्रीटी होती है यानी 16 अगस्त की जो ट्रीटी होती है, ये होती है अवध के नवाब शुजाउदौला के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों और शुजाउदौला के बीच में। ठीक, अब यहां पर जब ये ट्रीटी होती है तो इस ट्रीटी में ये कहा जाता है कि देखिए हम जो है केवल और केवल टैक्स कलेक्ट करेंगे। किसने कहा ये, अंग्रेजों ने कहा। अंग्रेजों ने कहा कि भाई साहब दीवानी जो है वो हमें सौंप दीजिए और हम सारा पूरा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हम संभालेंगे। तो शुजाउदौला को और साथ में आपको क्या कहते हैं, शाह आलम सेकंड को ये कहना पड़ा कि तेरी दीवानी, है ना, दीवानी सौंप देते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, शाह आलम सेकंड खुद निजामत राइट्स रख लेते हैं। निजामत राइट्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके दायित्व वाले काम है ना, जैसे आपको जो भी पुलिसिंग वाले सिस्टम है, सिविल वाले सिस्टम है ना, इन सब को संभालने का काम कौन देखता है, शाह आलम सेकंड देखते हैं। और यहीं से शुरू होता है डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का दोहरा रूप शुरू होता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये क्या है भाई साहब, तो यहां ये होता है कि अंग्रेजों को केवल अधिकार मिलता है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, टैक्स कलेक्शन का अधिकार किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास। और उसके साथ साथ जो दायित्व है यानी जहां पे हम फरियाद लेकर के जा सकते हैं, हम जिसको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं अपनी कमियों के लिए, वो है आपके मुगल है ना, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। तो यहां पर अब इनके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं रहती है कि आपको कोई कंप्लेन कर सकता है या कितना टैक्स आप कलेक्ट करेंगे। इन सब की जिम्मेवारी किसके पास हो जाती है, ब्रिटिशर्स के पास हो जाती है, जिसकी वजह से ये मनमाने ढंग से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन करने लगते हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब यहां शुरू होता है, यहीं से बैकग्राउंड बनना शुरू होगा। बैकग्राउंड किस चीज का बनना शुरू होगा कि अब 1767 में 17, ध्यान से देखिएगा, इस नंबर को याद रखिएगा आप, 1767 में ब्रिटिश जो क्राउन रहता है वो कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई साहब तुम लोग गए थे व्यापार करने, और व्यापार करने के साथ साथ वहां पर तुम क्या करने लगे हो, अब तुम टैक्स कलेक्ट करने लगे हो, रेवेन्यू जनरेट करने लगे हो, तो उसमें से हमको कुछ परसेंटेज चाहिए। तो 1767 में जो है इनको 10% का शेयर मांगती है ब्रिटिश क्राउन, 10% का शेयर मांगती है, जो कि होता है 40 लाख पाउंड का 4 लाख पाउंड। ठीक है, 4 लाख पाउंड जो है वो मांगा जाता है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अब ये जो चुकाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ 1772 में जब पहुंचते हैं तो यहां पर ब्रिटिश जो सरकार से क्या करता है, 1 मिलियन पाउंड की आग्रह कर देता है, कौन, वारेन हेस्टिंग्स। और ये कहता है कि जो हम कंपनी है वो दिवालिया हो गई है। क्या हो गई है, दिवालिया हो गई है, और ब्रिटिश क्राउन जो है वो क्या करे, हमको 1 मिलियन पाउंड प्रदान करे। अब यहां पर जो वहां के जो शासक थे यानी जो प्रधानमंत्री थे, आप उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ये कहते हैं कि ये बताओ कि तुम लोग जो है वो 4 लाख का हम लोगों को दे रहे हो, है ना, 4 लाख का तुम लोग पैसा हम लोगों को खुद दे रहे हो, कंपनी के जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, आखिर ये कंपनी दिवालिया कैसे हो गई। तब इन्होंने 2 कमेटियां बनाई, 2 कमेटियां बनाते हैं, एक सीक्रेट कमेटी बनाते हैं और दूसरा सेलेक्ट कमेटी बनाते हैं।
यानी प्रवर समिति और गुप्त समिति, ये दो तरह की समितियां बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि पहले जरा जांच कीजिए और बताइए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्यों ऐसा हो गया कि कंपनी के अधिकारी जो है वो बहुत ज्यादा कमाने लगे और कंपनी जो है वो दिवालिया हो गई है। और उसके साथ साथ बंगाल में अकाल हो जाता है। इसी की वजह से अब जो है अब आएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड जो था वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि शाह आलम सेकंड के साथ होता है। और ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रीटी जो लिखी गई थी, ये इलाहाबाद का जो संधि था वो लिखा गया था इतिसामुद्दीन के द्वारा। ये बंगाल के मुस्लिम थे और मुगल बादशाह के साथ ये रहते थे। इतिसामुद्दीन, इतिसामुद्दीन ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये आपके हैं लॉर्ड नॉर्थ। कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। उस समय के इन्होंने बनाया था जो है रेगुलेटिंग एक्ट को, और इसी की वजह से इस जो एक्ट को कहते हैं वो नॉर्थ एक्ट ऑफ इंडिया, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं तो नॉर्थ इंडिया एक्ट भी इस रेगुलेटिंग एक्ट को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव जो कमिटियों ने बताया वो यही बताया कि भाई साहब पहले तो ये समझ जाओ कि ये कंपनी के जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गए हैं। कारण क्या है कि ये क्या करते हैं कि अपना प्राइवेट ट्रेड शुरू कर दिया है इन्होंने धमकी देकर के जो उपहार वसूलना, रिश्वत लेना शुरू कर दिया है। क्लियर? तो यहां पर जो है कंपनी के संविधान में सुधार करना, जो कंपनी जैसे राज कर रही है तो उसके कुछ नियम कानून बनाना, ठीक है। भारत में कंपनी की सरकार में सुधार करने के लिए, ठीक। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों की अवैधताओं के खिलाफ उपाय करना, ठीक है। तो ये कुछ जो प्रमुख कारण रहते हैं, कुछ उद्देश्य रहते हैं इस बिल के, उसको यहां पर दिया गया है। अब इसी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे नियम कानून लाए जाएंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे फीचर्स की। अब यहां हम बात करेंगे फीचर्स की, ठीक है। क्या क्या फीचर्स यहां पर लाए जाते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि यहां इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अब ये क्या है इसको आप थोड़ा सा समझिए इस बात को। जब एलिजाबेथ फर्स्ट ट्रेडर्स को जब भेजती हैं, एलिजाबेथ फर्स्ट ने जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां भेजा ट्रेड करने के लिए, तो उनकी निगरानी करने के लिए एक इन्होंने स्थापित किया था जिसको कहते थे सीओडी। क्या कहते थे? सीओडी। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। इनकी संख्या 24 होती थी। कितनी होती थी? 24 होती थी। अब ये क्या करते थे कि ये सिंपली ये करते थे कि कंपनी की जो भी चीजें हैं उन पर निगरानी रखने का काम करते थे, ठीक है। उनको कैसे कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे ट्रेड कर रही है, इन सब चीजों का ध्यान रखना किसका काम होता था? सीओडी का काम होता था। तो अब होता यह है कि इनका जो कार्यकाल था पहले 1 साल का था, इसको बढ़ा करके इन्होंने कर दिया 4 साल, 4 साल कर दिया, ठीक। और उसके साथ साथ इसके 1/4 24 का 1/4 यानी 6 जो है, 6 अधिकारी हर बार, हर ईयर, पर ईयर क्या करेंगे? पर ईयर रिटायर होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। 24 में से 1/4 जो अधिकारी हैं वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। और इनका जो साल है, यानी जो सीओडी चुने जाते थे, वो उनका साल जो होता था वो 1 साल के लिए चुने जाते थे, उसको बढ़ा करके कितने साल कर दिया गया? 4 साल कर दिया गया। क्लियर? अब ये चुने किसके द्वारा जाते थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये किसके द्वारा चुने जाते थे? तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको चुनने का जो तरीका था वो था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। क्या था? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, सीओपी। सीओपी ये कौन होते थे? ये होते थे शेयर धारक। जैसे कि किसी भी कंपनी में अगर हम बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसमें पैसा लगाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो उसको खरीदने के लिए, सामान जो खरीदा जा रहा है उसके लिए उन्होंने पैसा लगाया होगा। क्लियर? तो ये उसी में से कुछ ऐसे लोग थे जो 217 की संख्या थी, इनकी 217 की संख्या थी, जो क्या करते थे? शेयर धारक थे ये लोग, सीओपी। और ये क्या करते थे कि इन 24 सीओडी को चुनते थे और खुद से ही चुनते थे। सीओपी में से ही सीओडी को बनाया जाता था, यानी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स ही क्या करते थे? सीओडी का चयन करते थे। क्लियर है? अब हुआ ये कि पहले जो होता था 1773 से पहले इनका जो अहर्ता था, यानी ये जो वोट कर सकते थे, उनकी वोटिंग जो समय थी, जो शेयर था वो था 500 पाउंड पहले। लेकिन इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 1000 पाउंड कर दिया गया, 1000 पाउंड कर दिया गया,
ठीक, ये पहला बदलाव किया गया ब्रिटिश के जगह पे, यानी ये सीओडी जो रहते थे वो कहां रहते थे, ब्रिटेन में रहते थे। तो वहां पे सबसे पहला जो बदलाव हुआ वो यही हुआ कि इनके जो शेयर का संख्या था, शेयर का जो भाग था वो $500 से बढ़ा करके $1000 कर दिया गया। क्लियर। अब देखिए यहां पर जो है वो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वेर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, पहले वो 1 साल के थे। द वोटिंग क्वालिफिकेशन फॉर द कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स was raised from holding a stock of £500 टू 1000। ठीक, इसको बढ़ा करके 1000 कर दिया जाता है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। अब यहां पर क्या होता है, ये जो चीजें थी, ये पहला बदलाव जो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, वो ब्रिटेन में किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए किया गया था। अब जो बदलाव किए जाएंगे वो भारत में किए जाएंगे, और वो क्या क्या है। सबसे पहले ये किया जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। पहले जो होते थे वो क्या होते थे, गवर्नर होते थे, गवर्नर होते थे। ठीक है, गवर्नर होते थे। अब ये बढ़ा करके इसकी पोस्ट को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जीजी हो जाएंगे, जी कौन हो जाएंगे, जीजी हो जाएंगे। ठीक, गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब यहां पर क्या होता है, पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वो होता है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बनता है। ठीक, ये समझ में आ गई बात। देखिए तो यहां पर क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, और उनकी काउंसिल एक बनाई जाती है। काउंसिल में 4 मेंबर्स होते हैं। अ गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसिल मेंबर्स वर अपॉइंटेड फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता। ठीक है, द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज गिवन ऑल द पावर्स टू एक्सटेंड द कंपनीज टेरिटोरियल एक्विजिशन इन इंडिया। तो इनको पावर दे दिया जाता है। ये काउंसिल जो बनती है उसके बारे में हम थोड़ा सा भी समझेंगे। साथ में ये किया जाता है कि गवर्नर जनरल ये जब बनाया जाता है तो इसके अंडर में जो 2 और प्रेसिडेंसीज थी, 3 प्रेसिडेंसीज थी, आपको पता है, बंबई और मद्रास, और उसके साथ साथ कलकत्ता। तो इन दोनों को, मद्रास और बंबई को क्या कर दिया जाता है, प्रेसिडेंसी को अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नर जनरल, यानी इनको मद्रास और बॉम्बे को क्या कर दिया जाता है, कलकत्ता के अंडर में ला दिया जाता है, सुपरविजन के अंदर में ला दिया जाता है। ठीक, इसी के दौरान नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके वारेन हेस्टिंग्स थे जो पहला गवर्नर जनरल बनता है भारत का, बंगाल का। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। देखिए 4 बोर्ड मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर जो बनते हैं वो कौन कौन से थे, पहले सेलेक्टेड बाय द गवर्नर जनरल इन बंगाल फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन और बॉरवेल। ठीक है, ये 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला जो काउंसिल में बनते हैं गवर्नर जनरल की, वो यही चारों थे। ठीक, आप देख भी सकते हैं, ये आपके हो गए कौन, वारेन हेस्टिंग्स, क्लेवरिंग थे, मॉनसन थे, फिलिप फ्रांसिस थे, और उसके साथ साथ आपके कौन थे, बॉरवेल थे। ठीक, इनको पार्षद बना दिया जाता है। अब यहां पर ये क्यों होता है, ये क्यों बनाया क्यों जाता है, क्योंकि गवर्नर जनरल के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाया जा सके, हर चीज के ऊपर थोड़ा सा लगाम हो। और ये लगाम कैसे होगा कि इस जो संरचना बनी है इसमें बहुमत के आधार पर फैसला होगा। ये जो कमेटी जो फैसला करेगी उसमें बहुमत में जो रहेगा वही फैसला को अडिग माना जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि यहां 3 लोग अगर एक साथ मिल जाते हैं तब जाकर के फैसला सही माना जाएगा। लेकिन होता यह है कि वीटो पावर का अधिकार यहां पर गवर्नर जनरल को नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर आप खुद ही देख सकते हैं यहां पर अगर तीनों मिल करके, ये 3 मान लीजिए मिल करके एक साथ अगर कोई एक्ट पारित करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं, 2 ये छूट सकते हैं। यही जो दोष रहता है वो आगे चल के पिट्स इंडिया एक्ट में सुधारा जाता है। ठीक, नेक्स्ट चीज जो बनती है वो होता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। साथ में सेक्शन 13 इसका जो रहता है, ठीक है, सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट इंपावर द क्राउन टू एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट। यही सेम चीज है, फोर्ट विलियम में यह स्थापना की जाती है, कलकत्ता में न्यायालय की। ठीक, आप देख सकते हैं ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी है। यहां जो बनता है वो गवर्नर जनरल हो जाता है, ये जो है वो गवर्नर जनरल, और यहां पर गवर्नर दोनों रहते हैं जिसको सुपरविजन में डाल दिया जाता है, यानी बंगाल जो है वो अधिक हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर एलिजा इम्पे सर्व्ड एज अ चीफ जस्टिस,
और ये जो पहली जो मुख्य न्यायाधीश बन के आती हैं कलकत्ता की, वो होते हैं सर एलिजा इम्पे। आप इनका चेहरा सुंदर सा देख सकते हैं। सर एलिजा इम्पे पहली बार ये क्या बन के आते हैं, चीफ जस्टिस बन के आते हैं, और इनके साथ 3 जो है वो और साथ में न्यायाधीश रहते हैं। क्या नाम है, लेमेस्टर, चैम्बर्स एंड हाइड। ये 3 जो है प्रमुख न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पे सर एलिजा इम्पे आते हैं। और साथ में इस कोर्ट की स्थापना कब की जाती है, 1774 में की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक चीज आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही कि जो प्रवर कमेटी बनी थी उसने ये बताया था कि भाई साहब ये हो ये रहा है कि ये जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा घूस वगैरह लेने लगे हैं, तो इसलिए इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कर दिया गया, ब्राइब्स और गिफ्ट वगैरह को क्या कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया, यानी उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। उसको बोल दिया गया कि कोई भी अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी क्या कर सकता है, कोई भी उपहार नहीं ले सकता, रिश्वत नहीं ले सकता है, या कोई भी ये सब चीजें मना कर दी गई हैं। क्लियर है। साथ में अंडर द कंपनी वेयर द प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, डोनेशंस, प्राइजेस फ्रॉम द प्राइवेट बिजनेस इंडियंस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। क्लियर है। रेगुलेटिंग एक्ट, अब ये देखिए कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाती हैं, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि जब पहला एक्ट लाया जाता है, अभी भारत का जो संविधान है वो कितनी बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा एकदम मूलचूल परिवर्तन कर दिया गया। थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं लेकिन बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। कारण क्या है कि उसमें खामियां बहुत कम है। क्लियर। तो इसकी वजह से अब इसमें शुरुआत में जब बनाया जाता है तो उनके यहां खुद जो है वो संविधान नहीं है, लेकिन वो भारत के लिए संविधान बना रहे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इश्यूज तो उसमें रहेंगी ही। तो जो डिफेक्ट थे उसी को ध्यान में रखते हुए अगला जो है, इन दोषों को ध्यान में रखते हुए अगला जो है एक्ट बनाया जाएगा। तो पहला ये था कि द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन द कंपनी प्रूव्ड इनएफेक्टिव। ठीक है। ये जो देखिए, जब सीओडी को बोला जाता है, यहां पर एक चीज और होती है, जब सीओडी होता है उसको बोला जाता है कि जो भी तुम्हारी सिविल प्रॉब्लम्स होंगी, यानी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी, साथ में सिविल जो प्रॉब्लम्स है, कितने लोगों के लिए क्या किया गया, इन सब का खाता बही तुम बनाओगे, सीओडी। ठीक है। सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो अधिकारी हैं ब्रिटेन में जो देख रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इसको क्या करना है, तुम पूरी बही खाता बना करके हमको दोगे। लेकिन वो कहां दिया जाता है या क्या, कौन उसका अधिकारी होगा, कौन उसको देखरेख करेगा, कौन पढ़ेगा, ये सुनिश्चित ही नहीं किया जाता है। इसकी वजह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल वो इनइफेक्टिव हो जाता है। देयर वाज नो इफेक्टिव मैकेनिज्म टू स्टडी रिपोर्ट्स सेंट बाय द गवर्नर जनरल इन एंड काउंसिल। ठीक है। द गवर्नर जनरल एंड हैड नो वीटो पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है वहां पर वीटो पावर दिया जाता है। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर का मतलब ये हुआ कि जैसे काउंसिल में अगर मानते हैं कि जैसे 4 मेंबर्स हैं, अभी फिलहाल में 4 मेंबर्स हैं, अगर इसमें से 3 एक साथ हो जाते हैं तो फिर गवर्नर जनरल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसलिए किया यह जाता है कि आने वाले जो नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट होता है उसमें इन 4 मेंबर्स को हटा करके 3 मेंबर कर दिए जाते हैं। 3 मेंबर कर दिए जाते हैं और एक रहता है गवर्नर जनरल। अब यहां पर वीटो पावर, यानी अगर 2 एक साथ हैं और 2 अगर मिल गए और साथ में ये हो रहा है कि एक अकेला पड़ रहा है, और जो गवर्नर जनरल है वो अगर एक के साथ जुड़ जाते हैं, तो फाइनली जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो कमी थी। साथ में द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर नॉट वेल डिफाइंड। ये नहीं पता था कि आखिर अधिकार क्षेत्र क्या है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कई बार आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स भी होती हैं। नंद कुमार का एक केस आता है बीच में, वो मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। दिस एक्ट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द इंडियन, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, हु वर पेइंग द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। ये जो एक्ट था वो बेसिकली लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए। तो इस वजह से अब जो नेक्स्ट एक्ट आएगी उसमें बातें की जाएगी इंडियंस के बारे में भी। This act did not stop corruption among the officials of the company। ये जो इसका मेन उद्देश्य था वो था कि भ्रष्टाचार को खत्म करना कंपनी के अधिकारियों में, लेकिन वो नहीं हो पाता है। इसी की वजह से आगे अगर आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट में, तो वहां पे सेम चीज को फिर से बोला जाता है कि कोई भी ब्राइब लेना, उपहार लेना, गिफ्ट लेना, रिश्वत लेना, ये बिल्कुल मना है, आप नहीं ले सकते। ठीक। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे जो आप देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बात किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लिए,
और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा 17 एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और साथ में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आगाज बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं आप। मैं बता दूं आपको, जो नंबर है वो ध्यान से देख लीजिए आप। यहाँ पर आपका जो नंबर है वो दिया हुआ है, आप इस कोर्स से एनरोल हो सकते हैं। हमारा जो नंबर है 9142719681, आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आगाज बैच का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे कई टीचर्स शानदार तौर पे और इसी तरह की पढ़ाई जो है वो दे रहे हैं। जो बाइलिंगुअल क्लासेस हैं वो हमारी चल रही हैं। तो जल्दी जुड़िए आगाज बैच से, इस नंबर पे कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम नंबर का लिंक दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।